ओके, सो यहाँ पर आपकी सर्च होती है खत्म। अगर आप ढूंढ रहे हो द बेस्ट लेक्चर ऑन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आप सही वीडियो पर पहुंच चुके हो। मेरा नाम है सौजन्य हुसैन, आई एम जेन टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगा कि आप कल जाकर अपने दोस्तों को पढ़ा दोगे। एंड बात रही बोर्ड्स की, ऑफ कोर्स यू आर गोना डू really well in your boards and don't worry about my handwriting, okay? This is for my reference। जब मैं आपको भी लेक्चर दूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा, आपके लिए मैं नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली इस चैप्टर को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। ये फर्स्ट हाफ होगा वीडियो का, ठीक है। चैप्टर इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इफ वी टॉक अबाउट। पहले पार्ट में दे आर टॉकिंग अबाउट द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे सब कुछ हुआ, ठीक है। और सेकेंड हाफ में वो ये बता रहे हैं कि उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ। तो इंडिया से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चैप्टर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम भी उसको वैसे ही करेंगे, आपके लिए उसको समझना भी फिर इजी होगा। तो आज हम चैप्टर का फर्स्ट हाफ पढ़ लेते हैं। मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट्स में आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डू दिस, ओके। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवरव्यू। ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं कि क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट्स वेरी सिंपल। अगर आज की डेट में आप अपने आसपास देखो तो इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज हैं। आई लिव इन नोएडा, नोएडा का फुल फॉर्म ही है न्यू ओकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत सारी जगह पे फैक्ट्रीज हैं, आप लोगों के लिए तो वो बहुत सब कॉमन है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, बट ये इतना कॉमन नहीं था। कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा भी टाइम पीरियड था जब फैक्ट्रीज बिल्कुल नई नई आई थी, एक या दो ही फैक्ट्रीज थी, फर्स्ट फैक्ट्रीज टू सेटअप। तो ये चैप्टर उसी के बारे में कि कब वो पहली फैक्ट्रीज आई, उनके आने की वजह से क्या चेंजेस हुए लोगों के लाइफस्टाइल में, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है इधर वो हम करेंगे बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन यानी ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये जो फैक्ट्रीज आई इंडस्ट्रीज आई, इससे पहले कैसे चीजें चलती थी, ठीक है। तो इससे पहले अगर हम समझें तो इससे पहले भी ट्रेड होता था, सब कुछ होता था। जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स गिव लोन टू फार्मर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स इनको लोन्स देते थे, इनसे बल्क में प्रोडक्शन करवाते थे और फिर उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते थे। तो ये पहले भी होता था और इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। व्हाट डज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस? इट मींस कि जो बड़े मर्चेंट्स होते थे, बिग मर्चेंट्स, वो फार्मर्स से या फिर जो लेबर्स होते हैं उनको लोन देकर उनसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए प्रोड्यूस करवाते थे गुड्स को और फिर उसको ट्रेड करते थे। इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया कि बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज इंक्लूडेड थी, जैसे कि वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो अगर हम सबसे पहली फैक्ट्रीज की बात करें, अगर कॉटन मिल की बात करें तो रिचर्ड आर्कराइट, ये नेम याद रखना, इससे फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। रिचर्ड आर्कराइट थे जिन्होंने पहली कॉटन मिल जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और या जो कॉटन मिल्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने ही इसको सेटअप करा था। इसके बाद ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने लग गया। रैपिड ग्रोथ इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में स्पेशली जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड हुई। 18 सेंचुरी में लार्ज स्केल एक प्रोडक्शन होने लग गया और कॉटन फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप होने लग गई ऑल ओवर ब्रिटेन। प्लस ये चेंजेस ग्रेजुअल थे। ग्रेजुअल से अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री सेटअप होने लग गई हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा उसमें ही इन्वॉल्व हो गए। दीज चेंजेस वर ग्रेजुअल, क्योंकि इनिशियली जो मशीन्स होती है ना फैक्ट्रीज में, उनको हर किसी को चलाना नहीं आता था। मशीन्स बना ली, जिसने बनाई है उसको तो चलाना आता है, पर जो पुअर पेजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्रीज में अब काम करने वाले थे, दे वर वेरी न्यू टू इट, ठीक है। वो इतने एजुकेटेड भी यूजुअली नहीं होते थे कि वो उन मशीन को ऑपरेट कर सके। सो दीज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल। ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मशीनरी से रिलेटेड फैक्ट्रीज बना दी, उसमें बहुत एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन्स हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर आर सो मेनी लेबर जो उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। चेंजेस वर स्लो, चेंजेस वर ग्रेजुअल, बट इवेंचुअली स्टार्ट या बिगिनिंग जिसको हम बोलते हैं वो यही से हुआ था, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज का। गाइस अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपके बोर्ड्स के टाइम पे लाइव आकर भी आपको पढ़ा सकता हूँ। सो जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद द लेक्चर। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो ये जो पेस थी, ये इसी की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी चीज बताई कि ये पेस कैसे थी कि धीरे 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 करके फैक्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हुई। इफ यू टॉक अबाउट कि कॉटन और आयरन की जो फैक्ट्रीज थी ये सबसे पहले डेवलप हुई, क्योंकि जो इन्वेंशन हो रहे थे उनका जो यूज है वो कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में ज्यादा हो रहा था। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो गई थी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फर्नीचर इंडस्ट्री, ग्लास वर्क इंडस्ट्री, इनसे इनमें अभी ज्यादा इनोवेशन नहीं हुए थे इन टर्म्स ऑफ मशीन। ऐसी मशीन्स इन्वेंट हुई थी जिनसे
कॉटन इंडस्ट्रीज और आयरन इंडस्ट्रीज में हेल्प मिल रही थी, मगर जो और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे कि फर्नीचर की, ग्लास वर्क की, ठीक है, इनको अभी भी ट्रेडिशनली ही रन करा जा रहा था। मतलब यहाँ पर स्मॉल इनोवेशन हो रहे थे, मगर कोई बहुत बड़ा भी इनोवेशन इन फैक्ट्रीज में फिलहाल नहीं हुआ था उस टाइम की। जब हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 18 लेट 18th सेंचुरी। उसके बाद और टेक्नोलॉजी जो है वो चेंजेस हुई स्लोली और ग्रेजुअली। ऑफ कोर्स जैसे कि अभी वहाँ भी बताया कि ये टेक ऐसा नहीं था कि एकदम से मशीन बन गई और सबको वो मशीन चलानी भी आ गई। ये बहुत एक सेपरेट चीज़ होती है, मशीन का बन जाना। जिसने बनाई है, जो एक इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, उसको तो वो मशीन चलानी आती है, ऑपरेट करने आती है। बट उन मशीन्स को फैक्ट्री में सेटअप करवाना और फिर बहुत सारे लेबर जो कि उतने एजुकेटेड नहीं है, उनको वो मशीन्स, वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को ऑपरेट करना सिखाना, ये अपने आप में एक टास्क था। तो ऐसा नहीं था कि मशीन्स आई और उनको फटाफट फैक्ट्री में लगा दिया और बहुत जल्दी-जल्दी जो है सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं था। इट वाज़ स्लो, इट वाज़ ग्रेजुअल, इट टूक टाइम। और इसका एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जेम्स वॉट जो थे, उन्होंने एक न्यू स्टीम इंजन बनाया था और उसको पेटेंट भी करवा लिया था। मगर उस स्टीम इंजन को, उसकी जो वो थी डिमांड, वो बहुत ही कम थी। उसकी डिमांड कम इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे जो फैक्ट्री में लेबर्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स, उनको वो चलाना ही नहीं आता था। अब उनको वो चलाना नहीं आता, तो हाउ विल दे पॉसिबली ऑपरेट इट? तो इसीलिए इनिशियली उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी। धीरे-धीरे करके आगे जाके जैसे लोगों को चलाना आ गया, तो फैक्ट्रीज़ में उसकी डिमांड भी बढ़ी और बाद में जाके उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई। इनिशियली उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है? लोग अपने ट्रेडिशनल वर्कर्स जो हैं, वो अपने ट्रेडिशनल तरीकों से ही काम कर रहे थे। इसीलिए हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो पीरियड था, ठीक है? इस पीरियड में हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्कर्स हैं, वो मैकेनिकल हैं या फिर आई वुड से कि मशीन को बहुत इजीली समझ लेते हैं, बट रादर दे वर ट्रेडिशनल वर्कर्स, ट्रेडिशनल। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लाइफ ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? तो सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन होता है वो ये होता है कि उनकी सैलरी या वेजेस जो है वो इंक्रीज हो गई थी। मगर सैलरी वेज इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो चीज़ों के प्राइस थे वो भी हाई हो गए थे। तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है मगर आपके आसपास की जो कमोडिटीज है उनके प्राइस भी हाई हो जाते हैं, तो सैलरी इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे कंट्री साइड में, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, तो वहां पर उनको ऑपरेट करने के लिए लेबर्स चाहिए थे, तो लोग माइग्रेट कर रहे थे कंट्री साइड में। हाउएवर जॉब सबके लिए अवेलेबल नहीं थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, और भी किसी जगहों में कहीं भी का जॉब ओपनिंग थी तो वो सबके लिए अवेलेबल नहीं थी। उसका रीजन ये था कि यूजुअली जॉब लेने के लिए आपके पास कोई सोर्स होनी चाहिए थी या फिर किनशिप, विच मीन्स कि आपकी कोई जान पहचान है, कोई आपका रिलेटिव वहां पर है जिसकी अच्छी सोर्स है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। वरना जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं था। देयर वर people who were unemployed in a huge number. एंड इफ यू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये लोगों के लिए इतना बड़ा नाइटमेयर था कि अगर मैं बात करूं स्पिनिंग जेनी की, ठीक है, स्पिनिंग जेनी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको लेके भी आउटरीच कर दिया था लोगों ने। वुमेन ने उसको मतलब प्रोटेस्ट करा था उसके अगेंस्ट, क्योंकि दे वर अफ्रेड कि ये उनकी जॉब छीन लेगा। ठीक है? तो लोग इतना अभी सेटल नहीं हो पा रहे थे, इतना कंफर्टेबल नहीं थे मशीन से, क्योंकि मशीन वर सीन एज इविल। इविल इसलिए क्योंकि भाई देखो, एक इंसान एक दिन में 1 2 3 5 शर्ट बना लेगा, सारे दिन काम करेगा, और एक मशीन के लिए 5 शर्ट बनाना कुछ मिनटों का ही काम है। ठीक है? तो मशीन्स को प्रेफरेंस तो मिल रही थी, और लोग जो थे, जो फैक्ट्रीज में अपने हैंडमेड शर्ट्स बनाते थे, वो लोग बहुत आउटरेज हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, क्योंकि अब उनकी जॉब छिन सकती थी, क्योंकि मशीन्स उनका काम कर रही हैं, उनसे 100 टाइम फास्टर कर रही हैं। ठीक है? तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि न्यू इनोवेशंस को। तो ये भी एक सिचुएशन थी, ये भी लाइफ ऑफ वर्कर्स में आपको समझना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो आफ्टर 1840s इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, या फिर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। अगर मैं बात करूँ रोड्स की, रेलवेज़ की, ब्रिटेन की बात हो रही है अभी, ठीक है? तो वहाँ पर ये चीज़ें रैपिडली जो है बहुत ज़्यादा एडवांस कर रही थी, एक ग्रोथ और इसमें डेवलपमेंट हो रहा था, और इसकी वजह से लोगों का जो माइग्रेशन था और जो कम्युनिकेशन था, मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो रहा था। ये भी लाइफ ऑफ वर्कर्स में आएगा, क्योंकि इसी वजह से जो वर्कर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे इन सर्च ऑफ वेरियस जॉब्स। अब जो लास्ट टॉपिक हमें समझना है वो ये है कि यूज ऑफ हैंड लेबर। हैंड लेबर जो है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूज है? हैंड लेबर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, हाथ से करे जाने वाला काम। ठीक है? इसमें चार चीजें हमें मेन समझनी है। सबसे पहली है अबंडेंस एंड चीप लेबर कंपेयर टू मशीन। हैंड लेबर वॉज इन अबंडेंस। अबंडेंस कैसे? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे, जैसे कि मैंने बताया ना। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जिसपे काम नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है? लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जो हैंड लेबर यानी कि हाथ से काम या कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। मशीन्स जो थी इनिशियली इतना ज़्यादा वेलकम नहीं करी जा रही थी, क्योंकि मशीन्स एक्सपेंसिव थी, महँगी आती थी। एक फैक्ट्री ओनर ये सोचता था
मैं 100 वर्कर हायर कर लूंगा कम वेज पे तो वो मुझे चलेगा, मगर अगर मैं एक बहुत महंगी मशीन ले लूंगा, वो भी ऐसी मशीन जो कभी भी खराब हो सकती है, खराब हो गई तो उस पर और खर्चा आएगा, उसके लिए इंजीनियर मिलेगा नहीं मिलेगा आसपास, इंजीनियर कहीं और है, बहुत दूर है, उसको ठीक करने आएगा, जब तक ठीक होगी मशीन बंद रहेगी, मेरा काम रुका रहेगा। तो इनिशियली जो फैक्ट्री के ओनर्स होते थे वो मशीन्स को उतना वेलकम नहीं कर रहे थे, और वो हैंड लेबर पे, यानी कि जो लोग जो हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेचारे पुअर लेबर्स हैं, उनसे ही अपना काम करवा रहे थे। ठीक है, तो अबंडेंस में थे ये लेबर्स। ठीक है, ये एक चीज आपको समझनी हो, चीप लेबर, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी थी, इनके पास जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयड थे, इनके पास रोजगार नहीं था, तो ये कम पैसों में भी काम करने को तैयार थे। ये आपको पहली चीज समझनी है। दूसरी चीज है, सम इंडस्ट्रीज वर्क वर सीजनल सो दे रिक्वायर्ड हैंड लेबर। ऑफ कोर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वर्क सीजनल होता है। एक मशीन अगर आपने ले ली तो वो रखी रहेगी, ठीक है, मगर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसका वर्क सीजनल होता है। ये अगर आपको समझना है तो आप बस इतना ही समझो कि कुछ ऐसे भी काम होते हैं, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर सीजन में ही आपको हैंड लेबर चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर सीजन में ही लोगों को हायर करोगे। मगर आप अगर परमानेंट मशीन खरीद लोगे तो वो हर टाइम वही रहेगी, और मशीन को ऐसा नहीं है कि मशीन रखी है तो जब उसका काम है चलाया, और जब नहीं है तो छोड़ दिया, ऐसे मशीन खराब हो जाती है। अगर आपका एक मशीन का काम सिर्फ, मान लो हार्वेस्टिंग का टाइम मार्च से अप्रैल है, तो आपकी मशीन जो है मार्च से अप्रैल में काम कर रही है, बाकी वो उसके बाद 6 महीने तक रखी हुई है, आपकी मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, ये होता ही ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल के साथ, आपको पता होगा, मैं एक छोटी चीज से बता रहा हूँ, ऑटोमोबाइल मशीन तो और बड़ी होती है, ठीक है, अगर आप उनको महीनों तक रखे रहोगे, काम नहीं करोगे, खराब हो जाएंगी। इसीलिए कुछ वर्क सीजनल होते हैं, तो सीजनल वर्क के लिए भी हैंड लेबर इज बेस्ट, कि भाई जब चाहिए तो लोगों को जो है शॉर्ट पीरियड के लिए हायर कर लिया, वो 1-2 महीना काम करेंगे, अपनी वेज लेंगे और फिर चले जाएंगे, दूसरे काम ढूंढेंगे। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी जिसे हम कहते हैं। तो ये एक चीज थी। उसके बाद क्लोथ विथ क्लोथ विथ इंट्रिकेट डिजाइंस कुड बी डन विथ हैंड ओनली, ऑफ कोर्स, और इनकी डिमांड भी हाई होती थी। ऐसे भी क्लोथ होते थे जिन पे जो डिजाइन हैं वो हाथों से बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से करे जाते हैं। मशीन्स उतना मतलब एक पर्टिकुलर डिजाइन उस लेवल पे नहीं कर पाएगी जितने जिस लेवल पे एक हैंड लेबर जो है प्रिसाइज, आई वुड यूज द वर्ड प्रिसाइज हियर, उतना प्रिसाइसली मशीन नहीं कर पाएगी जितना प्रिसाइसली एक इंसान अपने हाथ से करेगा। तो इस चीज के लिए भी हैंड लेबर की इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। लोग हायर करते थे फैक्ट्री में कि लोग अपने हाथ से बनाए, क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज होता था। ठीक है, और उसकी डिमांड भी हाई होती थी। और लास्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जो अपर और एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, यानी कि जो अमीर मर्चेंट्स, ठीक है, नोबिलिटी से जो बिलोंग करते थे, किंग और उसके रिलेटिव्स, ये लोग हैंड से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्टफ होता है, जो गुड्स होते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे ओवर फैक्ट्री मेड। उसका रीजन ये है, फैक्ट्री का जो बना हुआ है वो तो हर कोई खरीद सकता है, क्योंकि जो फैक्ट्री से बनता है वो चीप होता है ना। एक फैक्ट्री अगर 5 मिनट में 100 शर्ट्स बना रही है, तो मतलब वो शर्ट्स 100 पीस हैं, 100 लोग उसे खरीदेंगे, 100 लोग पहनेंगे, तो वो सस्ती होगी। मगर हाथ से जो चीज बनी होती है ना, वो हमेशा महंगी होती है। और वो एक सिंबल होता है एक स्टेटस का, कि भाई देखो हमने हैंडमेड लिया है, ये हर कोई नहीं इसको खरीद सकता, क्योंकि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि जिस चीज को बनाने में ज्यादा एफर्ट, ज्यादा टाइम लगता है, हाथ से बनाओगे अगर एक शर्ट तो घंटों लग जाएंगे, तो उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। तो उसको अफोर्ड वही कर सकता है जिसके पास अच्छे पैसे हों। तो हैंडमेड चीजों को स्टेटस की जरिए तरीके से देखा जाता था, इसलिए जो अपर क्लास और एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, ठीक है, बिलोंगिंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, वो हैंड से बनी हुई स्टफ को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे टू पुट ऑन देयर स्टेटस। तो यहाँ पर हम फर्स्ट हाफ चैप्टर का खत्म होता है। ये था अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन एंड यूरोप में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल एक बेस्ट की अगर हम बात करें, अब अगर हम ये देखना है कि इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया में क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करूंगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाना, आपके बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाते हैं तो मैं इनेबल हो जाऊंगा लाइव जाने के लिए, तो लाइव जाऊंगा तो बस लाइव क्लासेस भी चलेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जितना हो सके शेयर दिस, सब्सक्राइब, प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, आई एम गोना सॉल्व इट। तब तक के लिए सी यू।